Quantum physics deals with microparticles, subatomic particles. It is the study of matter and energy at fundamental level, at the most fundamental level, यानी atoms and subatomic, atomic and subatomic लेवल पर जाकर जब हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं तो वो फिज़िक्स की जिस ब्रांच में किया जाता है वो है क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स का आगाज़ जो है वो 1900 में हुआ, जब मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी। इससे पहले जो है वो फिज़िक्स क्लासिकल फ़िज़िक्स थी, लेकिन क्वांटम फिज़िक्स ने बहुत रेवोल्यूशनाइज कर दिया फिज़िक्स को। क्वांटम फिज़िक्स का मेन जो पोस्टुलेट है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी कि हर पार्टिकल वेव है और हर वेव भी पार्टिकल से बनी हुई है। हर चीज़ की दो नेचर्स हैं, डुअल नेचर्स हैं, इसे कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसको जो है वो प्रूव किया था डी ब्रॉकले ने, और बाद में इसको जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने। तो क्वांटम फिज़िक्स में हम एटम के लेवल पर और सब एटॉमिक लेवल पर हम स्टडी करेंगे, फोटॉन्स को स्टडी करेंगे, यानी लाइट के जो अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे, प्रोटॉन्स को स्टडी करेंगे एंड सो ऑन। माइक्रो पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं क्वांटम फिज़िक्स में। क्वांटम फिज़िक्स के मेन पॉइंट्स जो हैं उनमें speed of light is a universal constant। स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, चाहे वो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, चाहे वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम ही होगी। यहाँ पर हम ऑब्जर्वर्स की जो बात कर रहे हैं, ये आइंस्टाइन ने बताया था कि जो हमारे पास मोशन है वो एब्सोल्यूट मोशन नहीं है बल्कि रिलेटिव मोशन है। मोशन इज रिलेटिव। यानी हम किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एतबार से जब ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसकी मोशन के एतबार से जब ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो उसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। और यूनिवर्स में हर चीज़ रिलेटिवली मूव कर रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के, किसी ऑब्जर्वर के एतबार से, तो मोशन इज़ रिलेटिव। बट स्पीड ऑफ लाइट वाहिद चीज़ है जो कि एब्सोल्यूट है, चाहे ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, इससे स्पीड ऑफ लाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आएगा, उसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³ kg। इम्पोर्टेंट है। रेस्ट मास एनर्जी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, और रेस्ट मास एनर्जी को निकाला जाता है आइंस्टाइन की एनर्जी की इक्वेशन से, E = mc² से। अगर हम रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय c का स्क्वायर। c की वैल्यू 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.2 × 10⁻14 जॉल। ये रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जाउल्स में। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जॉउल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जॉउल के। तो ये जो है जॉउल से जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होगा तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। तो इस वैल्यू को जॉउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इससे जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.51 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.51 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आएगी 0.51 10 की पावर 6 इक्वल होता है मेगा के, तो इसकी जगह आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इसके अंदर हमने इंट्रैक्शंस देखने हैं एनर्जी का, लाइट का मैटर के साथ इंट्रैक्शन। और उसमें जो सबसे पहला इंट्रैक्शन हम देखेंगे वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इसी पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये कहता है कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी light can eject electrons from metal surface। कि ख़ास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को अगर हम किसी मेटल की सरफेस पर फॉल करवाएंगे तो उस मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना, जब उन पर लाइट पड़ी है मेटल पर और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। और अगर यहाँ पर बैटरी के ज़रिए पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई किया गया हो, ये वाला बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हो, यानी ये कैथोड बन जाए, और ये एनोड हो यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, ये मूव करके एनोड की तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो जो मेटल है उस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जब मेटल पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं इनकी एनर्जी डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यहाँ से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतनी ही आसानी से एनोड तक पहुँच जाएंगे और करंट फ्लो करेगा। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम एनर्जी वाले होंगे और वो मुश्किल ही एनोड तक पहुंच पाएंगे। कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर जब लाइट आए तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल की सरफेस से बाहर आते हैं, उनके पास और एनर्जी नहीं होती कि वो मूव भी कर सकें आगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो आ जाएंगे, वो मूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर जो फोटोन है इसके पास जो एनर्जी है, जो कि मैक्स प्लैंक की इक्वेशन के मुताबिक E=hf के इक्वल है, अगर इस फोटोन की एनर्जी, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी आएंगे और फिर जो इजाफी एनर्जी है वो इन्हें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मूव भी कर पाएगी।
अगर जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल की सरफेस से बाहर भी निकलेंगे और फिर फर्दर मूव भी करेंगे। तो ऐसे केस में हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे केस में जो फोटोन आया है, ये फोटोन, इसकी जो एनर्जी है HF, वो दो काम करेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी मेटल की सरफेस में से। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कहलाता है वर्क फंक्शन। वो एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को सिर्फ मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए, वो एनर्जी कहलाती है वर्क फंक्शन। और दूसरा, इसके केस में चूँकि एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा थी, तो जो एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए चाहिए थी, बाहर निकालने के लिए चाहिए थी, वो भी मिल गई इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ गए। और जो इजाफी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव भी करेंगे एनोड की तरफ, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो और एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही हो बस, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएंगे, तब फोटोन में एनर्जी वर्क फंक्शन की इक्वल होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो मूव नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में जो फोटोन की एनर्जी है वो सिर्फ वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर तो आ जाएंगे लेकिन वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी होगी। जबकि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यानी इस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी तादाद डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। यानी ये जो फोटोन है, लाइट है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक पोटेंशियल होता है जिसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले हमने ये वाला एनोड रखा हुआ था, ये कैथोड था। अगर हम बैटरी के ज़रिए इसको कैथोड कर दें, इस पर नेगेटिव चार्ज दे दें और यहाँ से लाइट को फॉल करवाएं, लाइट के फोटोन को मेटल के सरफेस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव प्लेट से रिपेल होंगे, ये इन्हें आगे आने नहीं देगी। अगर तो फोटोन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टिल जो है वो पहुंच जाएंगे एनोड तक। अगर बैटरी से अप्लाई किया जाने वाला अभी पोटेंशियल कम हो, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे होंगे, करंट मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर हम बैटरी से इस प्लेट को ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करते जाएं, यानी इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, वोल्टेज बढ़ाते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक पहुंच नहीं पाएगा, और इस प्लेट तक पहुंच नहीं पाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। ये वाला जो पोटेंशियल है इसे कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज यानी जब हमने जो टर्मिनल्स थे बैटरी के उसको रिवर्स किया और फिर बैटरी से वोल्टेज को बढ़ाते गए, तो एक ऐसा पॉइंट आया जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना काबिल नहीं हो रहा था कि वो इस प्लेट तक पहुंच सके और करंट जो है वो ज़ीरो हो गया था। तो स्टॉपिंग वोल्टेज, इस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। और स्टॉपिंग वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? स्टॉपिंग वोल्टेज डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके पास एनर्जी कितनी है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे उतने ही जो है सलाहियत होगी इनकी इस प्लेट तक पहुंचने की, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कम एनर्जी वाले हैं तो हमें बैटरी से थोड़ा सा पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो। और इनकी एनर्जी कम उस वक्त होगी जब
इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी कम होगा। लेकिन अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, हाई फ्रीक्वेंसी का हो, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे इनके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी, और इनके पास चूँकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इन्हें रोकना मुश्किल है, तो यहाँ से इस पर हमें बैटरी के ज़रिए जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी ज़्यादा होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें हमने विजिबल लाइट को इस्तेमाल किया था, और विजिबल लाइट जो वाइट लाइट होती है जिसके 7 कलर्स जिसके अंदर मौजूद होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके लिए कम एनर्जी वाला फोटोन ही चाहिए होता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि कितनी एनर्जी फोटोन की हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, कितनी पर कॉम्पटन इफेक्ट शो होता है, और कितनी पर पेयर प्रोडक्शन होती है। तो जो विजिबल लाइट थी वो कम एनर्जी वाली थी और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सामने आ रहा था। बट कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये उस वक्त शो होता है जब एक्स रेज हो, हाई एनर्जी फोटोन हो। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको देखा होगा। सबसे कम एनर्जी वाली रेडियो वेव्स होती हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी वाली माइक्रोवेव्स, उससे ज़्यादा एनर्जी वाली इंफ्रारेड, उससे ज़्यादा एनर्जी वाली विजिबल लाइट, उससे ज़्यादा एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेस एंड देन गामा रेस। जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं एनर्जी बढ़ती जा रही होती है, वेवलेंथ कम हो रही होती है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वेवलेंथ कम होती जाती है। तो एक्स रेज जो है वो इस्तेमाल होती है कॉम्पटन इफेक्ट में। और कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में है, इसको जब एक्स रे से हिट किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, और ये जो एक्सरे का फोटोन आया था इसकी वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। इस अमल को, इस इफ़ेक्ट को कहते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। यानी ये जो एक्सरे थी इसने कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो तो ट्रांसफ़र की है इस रेस्ट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि पहले इसकी वेवलेंथ कम थी, इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी। पहले वेवलेंथ कम थी, एनर्जी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रॉन से टकराया और इसकी वेवलेंथ बढ़ गई। इसकी वेवलेंथ बढ़ गई तो इसकी एनर्जी कम हो गई। इसकी एनर्जी कहाँ गई? इस इलेक्ट्रॉन को मिली और ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गया। तो वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, वो पार्टिकल्स को मूव भी करवा सकती है। यानी वेव में भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, फोटॉन्स मौजूद होते हैं। ये जो इफ़ेक्ट है इसे कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और ये जो स्कैटर्ड एक्सरे होती है, ये जो एंगल बना रही होती है इसे कहते हैं स्कैटरिंग एंगल, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और ये है थीटा। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन एंगल बना रहा होता है ये होता है पाई। और इसकी वेवलेंथ में जो चेंज आता है, एक्सरे की वेवलेंथ में जो चेंज है, ये थी इनिशियल वेवलेंथ, ये है फाइनल वेवलेंथ। तो चेंज इन वेवलेंथ, फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ, इसका एक फार्मूला बताया कॉम्पटन ने, और उसने बताया कि इसका जो फार्मूला है चेंज इन वेवलेंथ का वो है h/m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। h/m0 c 1 माइनस कॉस थीटा, ये है कॉम्पटन शिफ्ट। इसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। और
ये जो वेवलेंथ का चेंज आ रहा है, और ये इक्वल होता है एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा के। थीटा ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच की वैल्यू जो है वो होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 34 जॉल सेकेंड। 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जॉल सेकेंड, ये एच की वैल्यू है। और एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी स्पीड है, थीटा वो एंगल है जो कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। डेल्टा लैम्डा उस वक्त, अच्छा ये वाला जो फैक्टर है एच ओवर एम नॉट सी, इस एच ओवर एम नॉट सी को कहते हैं, ये एच ओवर एम नॉट सी कहलाता है कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ और कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा उस वक्त कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होती है जब यहाँ पर थीटा कितना होगा, जब यहाँ पर थीटा होगा 90, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। जब कॉस 90 होगा तो ये हो जाएगा 0 और 1 माइनस 0 1 बचेगा। यानी अगर थीटा 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, तो तब डेल्टा लैम्डा यानी कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल होगी एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो डेल्टा लैम्डा इस केस में इक्वल आएगा एच ओवर एम नॉट सी। यानी कॉम्पटन वेवलेंथ और कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल होंगी जब एंगल 90 का हो। तो ये था कॉम्पटन इफेक्ट। बाद पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन या एनाहिलेशन ऑफ मैटर, ये दोनों आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर की मैनिफेस्टेशन है। यानी एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं मैस एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। अगर दो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, नेचर में हर चीज़ का, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल मौजूद है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं। यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन पर है, जितना मैस इलेक्ट्रॉन का है उतना ही मैस पॉजिट्रॉन का है। जब ये एक दूसरे से टकराएं तो इसके नतीजे में फोटॉन पैदा होते हैं और ये दोनों एनाहिलेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, फना हो जाना। एनाहिलेशन जो है वो हो जाती है इलेक्ट्रॉन की और पॉजिट्रॉन की, अगर ये सर्टेन एनर्जी से आकर टकराएं। कितनी एनर्जी? जब इलेक्ट्रॉन के पास भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो और पॉजिट्रॉन के पास भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो, तो ये टकरा कर एनाहिलेट हो जाते हैं और इनके नतीजे में गैमा रेज पैदा होती है। तो मैस कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, E is equal to mc square. Mass is converting, particles are masses, mass is converting into rays energy। और कम से कम जो एनर्जी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए एनाहिलेशन ऑफ मैटर के लिए। और इसी का ही रिवर्स है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में जो एनर्जी होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन में होता यह है कि दो, ये एक गैमर है, ये दूसरी गैमर है, ये एक दूसरे से जब स्ट्राइक करेंगे तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और पॉजिट्रॉन पैदा होगा और एक दूसरे के ऑपोजिट मूव
करेंगे तो ये एनर्जी आपस में टकराई और उसके नतीजे में मैटर पैदा हो गया, यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। इस अमल को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी, इस गैमा रे की एनर्जी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, इसकी भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, यानी कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, तभी पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल होगी। और जो पार्टिकल्स हैं उनका पेयर पैदा होगा, यानी एक पार्टिकल के साथ उसका एंटी पार्टिकल भी पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ पॉजिट्रॉन पैदा होगा। तो फोटॉन्स जब सर्टेन एनर्जी के आपस में टकराएं तो तब मैटर पैदा होता है। ये था पेयर प्रोडक्शन। अब कितनी एनर्जी होनी चाहिए, किस प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उस वक्त सामने आता है जब फोटॉन की जो एनर्जी है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। अगर एनर्जी जो है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो जो प्रोसेस प्रोमिनेंट होता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एनर्जी जो है वो 0.51 से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो तो तब सामने आता है कॉम्पटन इफेक्ट। ये था फोटो इलेक्ट्रिक। और एनर्जी अगर इतनी हो तो तब होता है कॉम्पटन इफेक्ट। और जब एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो तब होती है पेयर प्रोडक्शन। और इन तमाम प्रोसेसेस से हमें पता चलता है कि जो वेव है वो भी पार्टिकल नेचर रखती है, यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रूव होती है। अगर हमें लाइट की पार्टिकल नेचर को देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो वो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कॉम्पटन इफेक्ट से जो है वो देख सकते हैं। और अगर हमें लाइट की वेव नेचर को ऑब्जर्व करना है तो फिर इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन वो लाइट की वेव नेचर से